नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक में आप सुनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित सौंदर्य की नदी नर्मदा का पहला भाग अमृतलाल वेगड़ द्वारा रचित। अमृतलाल वेगड़, इनका जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर में हुआ। 1948 से 1953 शांति निकेतन में इन्होंने कला का अध्ययन किया और 1953 से 1988 तक स्थानीय आर्ट्स कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक रहे। चित्रकला के लिए मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित और खंडों में नर्मदा की पूरी परिक्रमा की। नर्मदा पदयात्रा वृत्तांत की 3 पुस्तकें हिंदी और गुजराती दोनों में लिखी। दोनों ही भाषाओं में उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदी पुस्तकें मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित हैं। केंद्र सरकार द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान और मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का श्री वीरेंद्र तिवारी सम्मान भी इनको प्राप्त है। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं नर्मदा की बात। यात्राव्रत साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी में कुछ उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया है, किंतु परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से उसमें अभी बहुत कुछ वृद्धि की गुंजाइश है। श्री अमृतलाल वेगड़ की यात्रा को अपनी मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वथा नया और अनूठा अनुभव होगा। वह सच्चे अर्थों में एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से परिपूर्ण है। कई वर्षों में आर पार संपन्न की गई यह यात्रा अत्यंत रोचक श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है, जिसमें औपन्यासिकता भी है और कवित्व भी। एक ऐसी गाथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। सचमुच यह नर्मदा लेखक की तरह हमारी ही स्मृति का अविच्छेद्य अंग बन जाती है। स्मृति जो केवल व्यक्तिगत नहीं, हम सब भारतवासियों की जातीय स्मृति है। लेखक और उसके सहयात्री तो इस अद्भुत उपन्यास के सदा जागृत, सदा सजीव पात्र हैं ही, साथ में जनजीवन के वो अविस्मरणीय चलचित्र इस वृत्तांत में यहाँ वहाँ गुथे पड़े हैं। उनमें बीसियों ऐसे चरित्र हैं जो भले थोड़ी देर के लिए आए हों, किंतु ऐसी जीवंत नाटकीयता में वे प्रस्तुत होते हैं कि ओझल होकर भी नहीं होते, सदा सदा हमारी स्मृतियों में बस जाते हैं। मैंने इस महायात्रा को धारावाहिक के रूप में पढ़ा था। ऐसी रसवंती और जीवन लीला के अपार वैविध्य से छलकती यात्रा मन को चाहे कितना तृप्त करे, पर मन उससे कभी अघा नहीं सकता। इसलिए समापन किस्त पढ़ते हुए जहां सचमुच एक व्रत की सी संपूर्णता का संतोष मिला, वहीं एक अजीब सी उदासी भी मन में छा गई कि अब यह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे तो नर्मदा की कहानी अनादि और अनंत है, उसका क्या आरंभ और क्या अंत, वह तो स्वयं मनुष्य और उसकी आदिम विस्मयानुभूति की तरह, सृष्टि प्रवाह की तरह अक्षय जान पड़ती है। किंतु यह उदासी केवल भावुक उदासी नहीं है, इसके पीछे एक विकराल वास्तविकता भी है। लेखक ने स्वयं उसे व्यक्त किया है और बड़े बेलाग ढंग से निर्मम यथातथ्यता के साथ व्यक्त किया है। मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या, 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति न कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे, उसका सैकड़ों मील लंबा तट जलमग्न हो जाएगा, न वे गांव रहेंगे न पगडंडियां।
पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा तट का भूगोल जितना नहीं बदला है उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा। इस विकराल वास्तविकता को देखते हुए अमृतलाल वेगड़ का यह यात्रा वृत्तांत अपना एक महत्वपूर्ण पहलू उद्घाटित करने लगता है। इसका दुर्लभ दस्तावेजी महत्व, जिसे अनदेखा करना अनर्थकारी होगा, भले हम इस श्रद्धावान लेखक के साथ यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दे लें कि नर्मदा तो बस नर्मदा ही है। जैसा उसका भव्य अतीत है वैसा ही उज्जवल उसका भविष्य है। जरा सोचिए, ऐसा दुर्लभ और मणिकांचन संयोग भी कब और कहाँ जुटता है कि एक ही लेखक में भरा पूरा आदर्श बोध भी हो, यथा तथ्य यथार्थ बोध भी, उसमें प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने की, तन्मय होने की प्रतिभा भी हो और सटीक सजीव वर्णन सामर्थ्य भी। ऐसा लेखक जो भाषा के साथ उतना ही सहज और निश्चल हो जितना जनजीवन के साथ, जिसमें करुणा के साथ हास्योद्रेक क्षमता हो और श्रद्धा के साथ तटस्थ बौद्धिक विश्लेषण वृत्ति भी। और ऐसा सुयोग भी कब सधता है कि जीवन लीला और प्रकृति सौंदर्य के इस अखूट विस्तार और वैविध्य को आप शब्दों के साथ साथ रेखाओं में भी, आकारों में भी बोलते सुन सकें। कहना कठिन है कि अमृतलाल जी के शब्द अधिक मुखर सजीव हैं कि उनका रेखा चित्र। मेरा बस चले तो मैं इस पुस्तक के 2 संस्करण कराऊं, एक अपेक्षाकृत नयनाभिराम साज सज्जा वाला डीलक्स संस्करण जिसे रसिक जन खासा मूल्य चुकाकर ही सह सके, और दूसरा सर्वजन सुलभ जेबी हालांकि सुरुचिपूर्ण संस्करण जिसे स्कूल का छात्र, प्राइमरी का शिक्षक, दफ्तर का चपरासी, नया प्रौढ़ साक्षर हर कोई 10-15 रुपए में अपनी संपत्ति बना सके। क्या यह एक असंभव सपना है? मेरा मन कहता है कतई नहीं। इससे अधिक सहज स्वाभाविक आचरण और क्या हो सकता है? इस रचना के साथ जो जितना सौंदर्यशालिनी है उतना ही जन मन रंजनी भी। मेरा बस चले तो मैं इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में लगा दूं, क्योंकि यह सौंदर्य का ही नहीं संस्कृति का भी उत्तम पाठ है। इस नदी के पास कितना कुछ कहने बताने को है। वह इस तुमुल कोलाहल कलह के बीच अपने हृदय की बात करने लगती है। मेरी कामना है हिंदी जगत में इस रचना का भरपूर स्वागत हो। संपादकी रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित है। प्रथम अध्याय, जबलपुर से छेवलिया। नर्मदा सौंदर्य की नदी है। यह नदी वनों, पहाड़ों और घाटियों में से बहती है। मैदान इसके हिस्से में कम ही आया है। सीधा सपाट बहना तो यह जानती ही नहीं। यह चलती है, इतराती है, बल खाती है, वन प्रांतरों में लुकती छिपती चट्टानों को तराशती, डग डग पर सौंदर्य की सृष्टि करती, पग पग पर सुषमा बिखेरती। नर्मदा मुझे बचपन से ही खींचती रही है। उसके विविध रूप देखने मैं सुदूर देहातों में गया हूं। उसकी शोभा को मुग्ध होकर निहारता रहा हूं, लेकिन तृप्ति कहां? परकम्मा वासियों को देखकर हर बार मन ललक उठता। सोचता अपनी स्केच बुक लेकर क्यों ना इनके साथ हो लूं, लेकिन बात बनती नहीं थी। किंतु एक दिन बात बन ही गई। मेरे सहयोगी पांडे जी जबलपुर से मंडला तक की पद यात्रा के लिए तैयार हो गए। अब हम तीसरे साथी को तलाशने लगे। जिससे पूछते वही हंसता, कहता वसीयतनामा लिखकर जाना, कोई कहता साथ में गधा जरूर ले जाना, बोझा ढोने के काम आएगा और सवारी के काम भी देगा। कोई सहयोगी तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारे 2 छात्र खुशी खुशी तैयार हो गए, यादवेंद्र और सूर्यकांत। तय हुआ कि दशहरा मनाकर दूसरे दिन सवेरे चलेंगे। यात्रा गवारी घाट से शुरू होगी। 22 अक्टूबर 1977 की सुबह हम चारों गवारी घाट से पीठ पर बोझा लादे नर्मदे हर के घोष के साथ चल पड़े। तीसरे पहर छतरपुर गांव पहुंचे।
रात को एक ग्रामीण के बरामदे में जब सोए तब टांगें तो दुख ही रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कंधे जड़ से उखड़ जाएंगे। फिर भी नींद बहुत अच्छी आई। सवेरे आगे बढ़े। बरसात अभी खत्म ही हुई थी, कई जगह दलदल था और पैर फिसलते थे। एक गांव में एक ग्रामीण के घर सुस्ताने बैठे। मेरा ध्यान उसके घर की दीवारों पर गया। दिवाली की लिपाई पुताई हो चुकी थी। उसकी स्त्री ने दीवार पर बेल बूटे निकाले थे। मैंने उससे कहा, मोर बढ़िया बना है, रंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। उसने लज्जित पर साथ में उत्साहित होकर कहा, यहाँ देखिए, कुछ यहाँ भी बने हैं। बाद में पंडित जी ने बताया, आपकी प्रशंसा से वह बहुत खुश हुई थी। पुलक भरे स्वर में अपनी सहेली से कह रही थी, इन लोगों को मेरे बेल बूटे बहुत अच्छे लगे। शाम को बिजोरा पहुंचे। उस पार है बरगी कॉलोनी। यहाँ नर्मदा पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है। बांध की गहरी खाई सी नींव में उतरकर ही हम बिजोरा पहुंच सके थे। सोने के लिए पाठशाला मिल गई। एक कमरे की पाठशाला, चौखट में पल्ले नहीं थे। मेरा बिस्तर वहीं था। पंडित जी कहने लगे, बघेरा आएगा तो पहला शिकार आप होंगे। बहुत दुबला हूं, गिनी चुनी हड्डियां भर हैं मेरे शरीर में। कहता हूं बेचारे को प्रथम ग्रास से मक्षिका पात होगा, पर हां, जब तुम्हारे पास आएगा तब मधुरेण समापयेत होगा। सुबह नारंगी रंग का बड़ा भारी सूरज निकला नहीं, उगा। पौधा जैसे धरती में से उगता है। ताजा जन्मा सूरज नवजात शिशु सा नरम और कोमल लग रहा था। तैयार हुए और बंजारों की तरह चलते बने। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी मिली। मैंने सन्यासी से पूछा, कैसे कैसे लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं? तो कहने लगे, अधिकतर लोग भीख मांगने के लिए ही परिक्रमा उठाते हैं। इससे पेट भी भर जाता है और पैर भी पुज जाते हैं। रास्ते में एक नाई का साथ हो गया। बड़ा बातूनी था। हमने पूछा कि आगे हमें किस गांव में रुकना चाहिए, तो उसने कहा, अगले गांव में ही रुक जाइए। आज वहां के माल गुजार के भाई की तेरही हैं। काफी लोग जुटे हैं, आप भी शामिल हो जाइए। रहने के साथ साथ भोजन की समस्या भी हल हो जाएगी। मैंने डपट के कहा, हम तेरही का खाना नहीं खाते। उस गांव में हम रुके नहीं। गांव के बाहर कई खेत फोड़े गए थे। कभी कीचड़ में से तो कभी मेड़ों पर से आगे बढ़ रहे थे कि पड़ा हिंगना नाला। इसमें पानी कम, कंपा अधिक था। इसमें पैर धंसते थे और मुश्किल से निकलते थे। यहाँ यादवेंद्र की लाठी बहुत काम आई। फिर भी उस ओर पहुँचते पहुँचते छठी का दूध याद आ गया। कुछ आगे बढ़े तो सागौन का घना जंगल शुरू हो गया था। फिर पहाड़ की चढ़ाई। पहाड़ को लांघने में तो हाँफ गए, लेकिन मजा भी कम नहीं आया। उस पहाड़ी को लांघ कर क्या आए थे, एक सर्वथा नवीन सौंदर्य लोक में आ गए थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। धीरे धीरे खेत पीछे छूट गए और जंगल शुरू हो गया। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अछूती भूमि में जा रहे हों। पैर और कंधे दुख रहे थे, पर मन का उल्लास फूट फूट पड़ता था। कभी पहाड़ी पर चढ़ाती, कभी खड्ड में उतारती, कभी झाड़ झंखाड़ में उलझाती, तो कभी छोटे छोटे झरनों में उतारती। हमारी पगडंडी हमें एक ऐसे स्थान पर ले आई जिसे हम मारे खुशी के झूम उठे। सामने एक नन्ही नदी थी। इसमें छोटे छोटे ढेर सारे प्रपातों की पंगतें लगी थी। इन्हें देखकर आंखें झपकना भूल गईं। कान निनाद सुनने में मगन हो गए। समाधि सी लग गई। लेकिन बुद्धि जिसका नाम, उसने कहा, जरा वहां भी देखो, सूरज ढल रहा है, शाम गहरा रही है। न जाने बरहई खेड़ा कितनी दूर हो। उठो चलो। उठना पड़ा। नदी पार की, लेकिन उस पार पगडंडी मिल नहीं रही थी। नदी में आकर मानो घुल गई थी। बड़ी मुश्किल से मिली। तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा होते होते पटेल के घर पहुंचे। पटेल तो बाहर गया हुआ था, लेकिन घर के लोगों ने हमें बड़ी खुशी से वहां ठहरा लिया। थक कर चूर हो गए थे। खाना बनाया, खाया और घोड़े बेचकर
सो गए। सुबह उठकर देखा घना कोहरा था। नर्मदा तट गए। घटाटोप कोहरे के कारण आकाश और धरती एकाकार हो गए थे। आकाश मानो धरती पर उतर आया था। कोई घंटे बाद कोहरा छटा, लेकिन नदी फिर भी स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि नदी में से भाप उठ रही थी। मैंने देखा भाप सीधी नहीं उठती थी, वलयाकार उठ रही थी। तन्मय होकर देखता रहा और सोचता रहा, भाप सीधी भी तो उठ सकती थी, इस तरह वर्तुल में लहराती क्यों उठ रही है? भाप ही क्यों? स्वयं नर्मदा को भी तो कहीं सीधे बहते नहीं देखा। वह भी सीधी रेखा की अपेक्षा वक्रिम रेखा में चलने में ज्यादा सौंदर्य अनुभव करती है। यही वक्रगति प्रियता मनुष्य में भी है। यही छंद में, रंग में, लय में, ताल में ढलकर कला बन जाती है। कोहरे और भाप की क्रीड़ा अद्भुत थी। कल इसे दोबारा देखेंगे, आज नहीं जाएंगे। दोपहर को आराम कर रहे थे कि बाहर से धड़ाम की आवाज आई। उसी घर की एक स्त्री जंगल से लकड़ी का गट्ठर ला रही थी। गट्ठर खंबे से टकराकर गिर पड़ा और उस पर गिरी वह स्त्री गिरते ही बेहोश हो गई। टांगा टोली करके उसे घर में ले आए। एक स्त्री उस पर पंखा झलने लगी। बीच बीच में उसे झकझोरती और जोर से बुलाती, लेकिन वह होश में नहीं आई। बाहर जाते समय हम उसे एक गोली दे गए। कहा, होश में आने पर दे देना, शरीर का दर्द कम हो जाएगा। शाम को लौटते ही मैंने घर की एक स्त्री से, जो सूपे से कुछ फटक रही थे, पूछा, क्यों बाई, आज जो बाई गिर पड़ी थी उसकी तबीयत कैसी है? वह स्त्री लजाकर मुस्कुराने लगी। मैं समझा नहीं। दूसरी स्त्री ने हंसते हुए कहा, यही तो गिरी थी। मैं चकित। जो स्त्री कुछ घंटे पहले बेहोश पड़ी थी, अब काम कर रही है। घर के लोगों से घरोबा हो गया था। घर की स्त्रियों को आटा दिया तो उन्होंने रोटियां बना दी। रात को सोते समय मैं सोच रहा था, कब सवेरा हो और कब भाप और कोहरे का जादू देखने मिले। सवेरे 4 बजे नींद खुल गई। ढिबरी के टमटमाते उजाले में स्त्रियों का कार्यकलाप शुरू हो गया था। एक स्त्री ओखली में धान कूट रही थी, फिर दूसरी आ गई। दोनों के मूसल बारी बारी से चलने लगे। मैं इनकी जुगलबंदी देख ही रहा था कि एक स्त्री ने चक्की पीसना शुरू कर दिया। साथ में वे गाती भी जा रही थी। भोर में यह सब कितना भला लग रहा था। उजाला होते ही मैं नर्मदा तट भागा, लेकिन एक सीधी सादी बात भूल गया। जिसके लिए हम बहुत व्यग्र होते हैं, वह प्रायः छलना सिद्ध होता है। आज ना तो कोहरा था, ना भाप। कल नदी, आकाश, पहाड़, जंगल सभी उस घने कोहरे में खो गए थे, फिर धीरे धीरे परत दर परत उभरते जा रहे थे। यही इंद्रजाल हम आज भी देखना चाहते थे, लेकिन आज रंगमंच सूना था। आज नाटक नहीं खेला गया। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। छेवलिया चल दिए। सरसों के पीले खेत देखकर मुझे बार बार बसोहली शैली के चित्र याद आते। इस पीतांबर धरती को मैं मुड़ मुड़ कर देखता और पीछे रह जाता। छेवलिया के कोटवार से बड़ी खुशी से हमें अपने घर में ठहरा लिया। कहने लगा, आप अच्छे आए। आज शरद पूर्णिमा है। शाम को नर्मदा किनारे हनुमान चौरे पर कीर्तन मंडली जमेगी। सारी रात भजन होंगे, आप जरूर जाइए। रात को यादवेंद्र ने खीर बनाई। शरद पूर्णिमा जो थी, खाकर सो गए। कोई 11 बजे मेरी नींद खुली। यादवेंद्र भी उठ बैठा। हम दोनों हनुमान चौरे की ओर भागे। चांद 16 कलाओं में चमक रहा था। चांदनी कई बार देखी थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि चांदनी में आपाद मस्तक डूब गया हूं। चांदनी मेरे अंतरतम में प्रवेश कर रही है। मुझे लगा रात भर यह ऐसी ही बरसती रहेगी, तो सवेरे जमीन पर चांदनी की चादर बिछी मिलेगी। इधर भजन शुरू हो गए थे। बड़ी मस्ती से गा रहे थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई झांझ मंजीरा, कोई पखावज। गा तो सभी रहे थे, यहाँ कोई निरा श्रोता नहीं था। उनकी मस्ती मुझे भी छू गई।
मेरे हाथ भी उनके लय और ताल के साथ चलने लगा। मैं उनके स्केच उतारने लगा। चांदनी ऐसी जमकर थी कि एक एक रेखा साफ दिखाई देती थी। रात को 1 बजे लौटे। सुबह नर्मदा गए तो देखा चांद अभी डूबा नहीं था। मेरा ध्यान उसके धब्बों की ओर गया। मैं उसे गौर से देखने लगा। मुझे वे बड़े भले लगे, मानो चांद के कैनवास पर किसी ने चित्र बनाए हों। चांद अगर सपाट होता तो इतना मोहक ना लगता। नहीं, ये उसके कलंक नहीं, उसके गुदने हैं। मैं नदी किनारे स्केच कर रहा था। इतने में एक कृषकाय स्त्री नहाने आई। नहाकर उसने पहनने के लिए साड़ी निकाली। वह उसे एक छोर से दूसरी छोर तक 2 बार देख आई, लेकिन साड़ी इतनी तार तार हो चुकी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से पहने। किसी तरह उसने अपनी लज्जा ढांकी और चली गई। यह था कलंक। मेरा सिर लज्जा से झुक गया। मुझसे और स्केच नहीं किए गए। 2. छेवलिया से मंडला। भोर वेला में नर्मदा का पानी सिंदूरी हो गया है। जहां धूप नहीं पड़ रही वहां कहीं नीला, कहीं बैगनी तो कहीं हरा है, दूर भूरा है। अजब है यह पानी। इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत। जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बन के आता है तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है यह पानी। मीठे पानी का श्रेष्ठ और सुदीर्घ स्रोत है नदी। हजारों वर्षों से मनुष्य उसकी ओर खींचता आया है। केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। उसके तट पर हमारी आत्मा पल्लवित, पुष्पित होती है और संस्कृति का जन्म होता है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। जब गंगा नहीं थी, नर्मदा तब भी थी। आज जहां हिमालय है, गंगा यमुना का मैदान है, सुदूर अतीत में वहां उथला समुद्र था। किसी भूकंप ने उस समुद्र को हिमालय और गंगा यमुना के मैदान में बदल डाला। हालांकि इसमें करोड़ों वर्ष लगे। गंगा से नर्मदा पुरानी नदी है और हिमालय से विंध्याचल सतपुड़ा पुराने पहाड़ हैं। छेवलिया से चले तो नर्मदा जल के एकदम पास वाली पगडंडी पकड़ी। खड़ा किनारा और गहरा पानी। 3 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाए। सोचा इस कछुआ चाल से तो बीच बियाबान में ही रात हो जाएगी, इसलिए ऊपर की पगडंडी पर आ गए। अब हम पूरे वनवासी हो चले थे। 7 दिन से ना तो सड़क देखी थी, न साइकिल, न बिजली। अधिकांश गांवों में एक भी दुकान नहीं थी। आधुनिक सभ्यता का स्पर्श इस इलाके में नहीं के बराबर हो पाया था। शाम होते ही हम सहजपुरी पहुंच गए। कटारे जी इस गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमें देने के लिए उनका बेटा आटा और चावल ले आया। हमारा आटा बिल्कुल खत्म हो चुका था। यदि यहां से ना मिलता तो सिर्फ चावल खाकर सोना पड़ता। भिक्षा कभी ली नहीं थी, ना हाँ कहते बनता था ना। मैंने पांडे जी से पूछा, क्यों भाई, क्या हमें आटा चावल की जरूरत है? पांडे जी ने दबी जुबान से कहा, जरूरत तो नहीं है, पर दे रहे हैं तो लिए लेते हैं। यादवेंद्र ने पोटली बांधने में देर नहीं की। भिक्षा लेकर हम नर्मदा तट की ओर बढ़े। वहां एक सन्यासी की कुटी थी। रात्रि विश्राम भी वहीं था। कुटी से सटकर बहता झरना, सुंदर बगिया और सागौन के ऊंचे घने पेड़, आश्रम सा शांत और पवित्र वातावरण, मन तृप्त हो गया। रात को धुनी के पास सोए। नदी का तट, सघन वन और खुला आवास
ठंड का क्या कहना। जब धूप चढ़ी तो उठे। सागौन के बड़े बड़े पत्तों पर ओस की बूंदों के गिरने की टप टप आवाज मृदंग पर पड़ती थाप जैसी लग रही थी। स्नानादि से निवृत्त होकर आए तो सन्यासी से बात करने का मौका मिला। बच्चे सा मुस्कुराता चेहरा। भोजन बनाने लगे तो मना करने पर भी चावल दिए। दोपहर को चले तो काफी दूर तक पहुंचाने आए। सहजपुरी के सन्यासी को सहज में भुला नहीं सकेंगे। टाटी घाट से घना जंगल शुरू हो गया। पगडंडी पर इक्का दुक्का आदमी ही मिलता। मैंने कहा, यार पांडे, इस बियाबान में तुम अकेले जा रहे हो और कहीं से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे। पांडे जी ने कहा, मैं तो कुछ करने से रहा, जो कुछ करना है वो शेर ही करेगा। शाम को पाठा पहुंचे। पाठा में पाठशाला थी, वहीं रहे। बहुत दिनों के बाद पक्के मकान में रहने को मिला। पहली बार डाकघर मिला, वह शाला के प्रधान अध्यापक के घर में था। हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी। सुबह उठकर नर्मदा तट गए। यहाँ एक झरना नर्मदा में आकर मिला है। उसके मनभावन प्रपात में स्नान किया। उस दिन वहां साप्ताहिक बाजार था। मैंने देखा, गरीब से गरीब ग्रामीण नारी भी चूड़ियां खरीदे बिना नहीं रहती। सुहाग और श्रृंगार का कांच की चूड़ियों से बढ़कर सस्ता व सुंदर आभूषण और है भी क्या। दूसरे दिन घना कोहरा था। सूरज लापता था। निकला भी तो चांद जैसा दूधिया। उधर पश्चिम में चांद कुछ तांबिया दिखाई दे रहा था। नए आदमी के लिए पहचानना मुश्किल था कि कौन चांद कौन सूरज। मुझे कांगड़ा शैली के वे चित्र याद हो आए जिसमें कृष्ण ने राधा के कपड़े पहने और राधा ने कृष्ण के। आज चांद और सूरज ने आपस में वस्त्र बदल लिए थे। तीसरे दिन सुबह निकले। खेतों से धान के विशाल गट्ठर उठाए। स्त्रियां आ रही थीं। गांव की स्त्रियों को सिर पर भारी घड़े उठाए नर्मदा की खड़ी कगारों पर चढ़ते रोज देखता था। सुबह 4 बजे चक्की और मूसल चलाते हुए भी देख चुका था। सोचता था, इन्हें कौन से विटामिन प्रोटीन मिलते हैं। मेरे मन ने कहा, पौष्टिक आहार जरूरी है, पर जो भी मिले उसे पूरी तरह से वसूल कर लेना और भी जरूरी है। बाढ़ का पानी व्यर्थ बह जाता है। नहर के पानी की हर बूंद खेत में जाती है। दोपहर को बलाई नदी पड़ी। हम उसके सुंदर प्रपातों को काफी देर तक देखते रहे। इस बीच पांडे जी और सूर्यकांत कब आगे बढ़ गए कुछ ध्यान ना रहा। बालई पार कर मैं यादवेंद्र के साथ आगे बढ़ा। सघन वन और निर्जर पथ। पांडे जी और सूर्यकांत कहीं भटक तो नहीं गए। बड़ी घबराहट हुई। यादवेंद्र ने रास्ते में निशान बनाना शुरू किया। आगे जाकर एक ऊंचे टीले पर बैठकर हम उनकी बाट जोहने लगे। कोई घंटे भर बाद दोनों को सही सलामत आते देख हम लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे निशान बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। आगे चलने पर एक गांव दिखने लगा। वह पद्मी था। रात का पड़ाव वहीं था। 10 दिन के बाद पक्की सड़क देखी। तार और बिजली के खंभे देखे। यहाँ से पगडंडी नहीं है। सड़क ही नर्मदा के किनारे किनारे चलती है। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ पगडंडी अब नहीं रही। उसका स्थान ले लिया है पक्की सड़क ने। पगडंडी पर चलने का कौतुक नहीं रहा, उसकी जगह ले ली है सुविधा ने। चिरई डोगरी पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। एक होटल के सामने सामान रखकर बैठे। होटल का चूल्हा खाली था। यादवेंद्र ने उसी में खाना बनाया। बाद में रहने के लिए शाला का भवन मिल गया। सुबह यादवेंद्र ने नोटिस दिया, राशन खत्म होने को है। पैसे सूर्यकांत के पास रहते थे। उसने कहा, पैसे भी खत्म होने को हैं। अधिक से अधिक 2 दिन का राशन खरीद सकेंगे। रसद नहीं रहेगी तो फौज आगे कैसे बढ़ेगी। अभी तक 2 बार दूध पीते थे। बीच बीच में खीर बन जाया करती थी। खोआ भी आ जाता था। आज से यह सब बंद। फिर भी समस्या का यह कोई हल नहीं हुआ। चिंता बनी रही। सुबह नर्मदा में नहाते समय पांडे जी कहने लगे, आज नर्मदा भैया कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए कि 100 रुपए का नोट बहता हुआ चला आए। आर्थिक चिंता सभी को सता रही थी। कहीं सचमुच भिक्षा पात्र लेने की नौबत न आ जाए। चरय बैती भोजन के बाद पीठ पर बोझा लादे सड़क पर आई ही थे कि एक बस आकर रुकी।
उसमें से उतरे मेरे बहनोई हरि भाई। हमारी यात्रा में वे शुरू से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हम लोगों का हालचाल पूछा। मैंने धीरे से कहा, पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने तुरंत पैसे दिए, पूरे 100 रुपए। पांडे जी उछल पड़े, कहने लगे, देखिए नर्मदा जी ने हमारी गुहार सुन ली, चिंता दूर हो गई। रास्ते में गर्म पानी का कुंड मिला, उसमें स्नान किया और आगे बढ़े। रात एक किसान के खेत में बिताई। रात भर नर्मदा का निनाद सुनाई देता रहा। दिन के शोर शराबे में यह ध्वनि डूब जाती है, रात की नीरवता में लहराती है। जब कोलाहल नहीं रहता, कलरव तभी सुनाई देता है। यहां से फिर पगडंडी मिल गई। नर्मदा तट का फिर साथ हो गया। सहस्त्रधारा अब अधिक दूर नहीं। वहां के मंदिर तो दिखाई भी देने लगे थे। हमारी चाल तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य डोर से खिंचे चले जा रहे थे। अब हम सहस्त्रधारा के बिल्कुल सामने आ गए हैं। सामने हैं प्रपातों के गुच्छे। दूध जैसा सफेद पानी पारिजात के पुष्पों की याद दिलाता है। नदी की डाली पर लगे ये प्रपात नदी के पुष्प ही तो हैं। सहस्त्रधारा क्या है? पुष्प वाटिका है, सफेद फूलों की प्यारी सी बगिया। हम ठगे से देखते रहे। आंखें आघाती नहीं थी, कान थकते नहीं हैं, मन भरता नहीं है। सहस्त्रधारा की काजल सी काली चट्टानें इतनी सख्त हैं कि लाखों वर्षों में पानी थोड़ा सा भी तराश पाया है। नर्मदा यहाँ मूर्तिकार बन गई है। चट्टानों में तरह तरह की आकृतियां उकेरी हैं। अमूर्त शिल्प की विशाल कलाविथि है यहाँ। यह कला लाखों वर्ष पुरानी है, फिर भी इसे गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नाम बड़े मजे से दिया जा सकता है। चलना जरूरी था। मंडला अब कोई 6 किलोमीटर दूर है। मंडला में पांडे जी के रिश्तेदार रहते हैं, पाठक जी। उन्हीं के यहाँ गए, बहुत खुश हुए। कहने लगे, अब कहीं नहीं जाना है, यहीं रहेंगे। नौकर से कहा, बढ़िया भोजन बनवाओ रे, ये जंगल से मोटा झोटा खाकर आए हैं। उस दिन हम लोगों ने क्या खाया है। दूसरे दिन सुबह रंगरेज घाट गए, वहां अपनी खंड यात्रा विधिवत समाप्त की। पाठक जी किसी तरह आने नहीं दे रहे थे, लेकिन तीसरे दिन बस पकड़ ली। नर्मदा का ऐश्वर्य देखते देखते 8वां पहर मस्ताना माता रहे। 8वां पहर की छाक पीवे की स्थिति हो गई थी। मन में सुखद स्मृतियों का अंबार लग रहा था। घने कोहरे में लिपटी बरहई खेड़ा की रहस्यमयी नर्मदा, शरद पूर्णिमा की भजन मंडली, सहजपुरी का सन्यासी, टाटी घाट का आरण्यक तट, पाठा के बाजार में चूड़ियां पहनती स्त्रियां, सागौन वृक्षों का एकांत निस्तब्ध वन, सहस्त्रधारा की अजस्त्र धाराएं, मंडला की तट। यात्रा थी तो केवल 15 दिनों की, लेकिन इन 15 दिनों में हम मालामाल हो गए थे। नर्मदा अपने रूप रंग रस में अभी भी झिलमिला रही थी।